गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो ये वीडियो है इस वर्ष की बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जिसको हम NEP 2020 भी कह रहे हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रहे हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो हैं के कस्तूरी रंगन, जिनकी अध्यक्षता में उनकी कमेटी ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट दिया था, जो कि लगभग 650 पेजेस का था। और इस वर्ष अभी 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी मिली है और उसके बाद यह नीति पूरे भारतवर्ष में लागू होने के लिए तैयार है। तो अभी कुछ हाल ही में 1-2 दिन पहले इसका फाइनल ड्राफ्ट आके तैयार हुआ है। इस ड्राफ्ट में देखते हैं क्या है। चूंकि ये एक राष्ट्रीय नीति है और 34 वर्ष बाद आई है, तो इस नीति में अगले 20 सालों के लिए एक विजन है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या रहेगी, प्रारंभिक स्तर पर क्या होगी, उच्चतर स्तर पर क्या होगी, टेक्निकल एजुकेशन में क्या होगी, और इसके अतिरिक्त वित्तीय ढांचे क्या रहेंगे, हमारे शैक्षणिक ढांचे क्या रहेंगे। तो इसमें प्रमुख तौर से प्रारंभिक बाल शिक्षा और देखभाल शामिल है। उसके बाद इसमें शिक्षा शास्त्र, शिक्षक की नियुक्तियां, भूमिका और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो आइए आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, इसके 3 या 4 चैप्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लगभग 25 से 27 चैप्टर हैं। तो उन चैप्टर्स पे इस वीडियो में बात करना संभव नहीं होगा। उसके लिए मैं किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा, आने वाली 3-4 वीडियोस में बात करूंगा। तो पहले बात करते हैं इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये इसका परिचय है, इसके अध्याय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उच्चतर शिक्षा के बारे में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वयन की रणनीति क्या रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय की बात करते हैं हम। तो शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिसके देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और ये आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं, ये पूर्ण विश्वास के साथ कहना पड़ेगा कि अगले दशक में भारत दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषय में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा
भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशलकार या कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। रोजगार और वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है उसे तो वह सीखे ही, साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखे। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएं और कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए बदलती परिस्थिति या क्षेत्रों में उपयोग ला पाएं। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव, संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम करने वाली हो और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं को संतुलित विकास करना इसके पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाना चाहिए या किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाली शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्य के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिनमें SDG 4 शामिल है के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था और उसके नियम और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्षण माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन और स्कूल के बाद की जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान का अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और लगभग विभिन्न पृष्ठभूमि और देश से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव
पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज आदि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैज्ञानिक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए और उसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों में केंद्र में आवश्यक ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशेवर होने में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी, जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी शामिल करनी होंगी। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दे जाने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थिति जन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकता सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है। पिछली नीतियों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा की पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 NPE 86-92 में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया है। पिछली नीति के बाद एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। इस नीति के आधार पर सिद्धांत शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इस उद्देश्य से उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिलक्षित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वो है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर
शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसका सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशल हासिल कर सकें। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उन सीखने के तौर तरीकों और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धारा आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान के क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी व असंबद्धता को दूर किया जा सकता। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास। अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं। रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेवारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर। इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में सभी पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था और निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति, शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्य के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए, या ये मौलिक अधिकार है। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी और निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। अब इस नीति के विजन के बारे में बात करते हैं।
इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो कि सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि में छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार बल्कि व्यवहार और बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। भाग 1, स्कूल शिक्षा। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गई आकृतियों में दिखाया गया है, और अध्याय 4 में भी इस पर विस्तृत विवरण दिया गया है। पिछला एकेडमिक ढांचा जो था वो 10+2 के ऊपर डिपेंड था, यानी कि 6 से लेकर 16 वर्ष तक के 10 वर्ष और 2 वर्ष 16 से 18 वर्ष। लेकिन नया शैक्षणिक ढांचा और पाठ्यक्रम जो है वो 4 स्तरों में है। एक को फाउंडेशनल स्तर बोला जाएगा, दूसरे को प्रिपरेटरी, तीसरे को मिडिल और चौथे को सेकेंडरी कहा जाएगा। फाउंडेशनल स्तर में 3 वर्ष आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका, और 2 वर्ष जो है प्रथम और द्वितीय कक्षा, जिसमें 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे, और अगली जो है उसमें 3 कक्षाएं रहेंगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 और एज स्तर जो रहेगा वो 8 से 11 रहेगा। और अगला जो मिडिल स्तर है उसमें 6 से 8वीं तक की कक्षाएं आएंगी, और एज का स्तर जो रहेगा वो 11 से 14 रहेगा। और चौथा जो स्तर है वो सेकेंडरी स्तर है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं रहेंगी, जिसमें 14 से 18 तक का स्तर रहेगा। तो ये फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी की जो व्यवस्था है वो आपके सामने है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिसके आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों। इसमें नंबर 1 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव। 1.1 बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ECCE में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों की शैक्षणिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ECCE संभवतया समता स्थापित करने की सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। 1.2 ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को
शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग और अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत और अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए 7 अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जो स्वच्छता है उसको शामिल किया गया है। साथ में समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और समाज संवेदनात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। 1.3 NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPFECCE विकसित किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध हैं और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई हैं, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप में शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ आंगनबाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। 1.4 भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ECCE संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बृहत लक्ष्य होगा। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छात्रों तक पहुंचाना होगा। पिछले जिले और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ECCE संस्थानों द्वारा ECCE प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया जाएगा या लागू किया जाएगा, जिसमें कि पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं और इनके माध्यम से अकेले चल रहे प्री प्राइमरी स्कूल के माध्यम से इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रतिष्ठित कर्मचारियों और शिक्षकों को भर्ती करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों या समूहों में पूरी तरह से एकत्रित किया जाएगा और आंगनबाड़ियों के बच्चों को, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल और स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 1.6 यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर एक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल बाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक हैं और तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण को आंगनबाड़ी व्यवस्था में जो उपलब्ध हैं उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। ECCE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षकों को ECCE में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम शैक्षणिक योग्यता वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ECCE के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल या दूरस्थ माध्यम से DTH चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ साथ ECCE योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और शिक्षकों के ECCE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घ अवधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों को प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी, उसके सतत व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। 1.8 ECCE को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रम शालाओं में ECCE को एकत्रित करने और इसे लागू करने के ऊपर दिए गए विवरण जैसी ही होगी। 1.9 ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि में जिम्मेवारी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान एकत्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 1.2 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने की और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और जीवन में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से ये संकेत मिलता कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। अर्थात ऐसे बच्चे को सामान्य लेख पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ घटाव करने की क्षमता नहीं है। 2.2 सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपाय और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञात प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं को हासिल करने पर हमारे विद्यार्थियों के लिए नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जाने सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से
जांच करते और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। 2.3 सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी और समय तरीके से भरा जाएगा। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो और जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात PTR 30:1 या 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में जो PTR हो 25:1 से कम हो। कक्षा स्तर से नीचे की बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CPD के साथ संबलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। CPD सतत व्यावसायिक विकास, शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास। 2.4 पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत और सतत रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ साथ विशेष रूप से बच्चों को सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतः पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने और अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा और विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। वर्तमान समय में ECCE की पहुंच सभी तक नहीं हो पाने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ हफ्तों बाद ही अपने सहपाठियों से बिछड़ जाता है। इसलिए NCERT और SCERT द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें गतिविधियां और वर्कबुक होगी जिनमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। 2.6 द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों को एक राष्ट्रीय भंडार में उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मददगार के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई वादों को दूर करने के उपाय शामिल हैं। वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे सीख नहीं रहे हैं, ये एक बड़ा संकट है। सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यवहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं तो यह प्रभावी होता है। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के लिए इस पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर व्यक्ति किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इस देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा। इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं और साथ ही साथ शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। 2.8 सभी भारतीयों और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद भी करवाए जाएंगे।
देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। गांवों में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को लाभ होगा, जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक पहल की जाएगी। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सहित पर भी ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा में समुदाय की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे अध्ययन से ये पता चलता है कि स्कूल के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहां पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहां सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना या स्थानीय आधार पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान, जो कि अब समग्र शिक्षा अभियान है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे पहल के माध्यम से भारत ने हाल ही के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन जो प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा कर रहे हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक का GER 90% है, जबकि कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए ये केवल लगभग 80 और 56% के करीब है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12th तक की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस प्रयास करना चाहिए या किया जाएगा। कुल मिलाकर 2 पहल की जाएंगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे की जो बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षक शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए
ताकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी स्कूल में अब स्थापना की कमी ना हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों के उन्नयन और विस्तार करके जहां स्कूल नहीं है वहां अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर छात्रावासों, विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान करना किया जा सकता है, ताकि बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा ये है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए बहुत ध्यान से सभी बच्चों की ट्रैकिंग करनी होगी, साथ ही साथ उनके सीखने के स्तर पर नजर रखनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं। ड्रॉप आउट बच्चों के लौटने और यदि वह पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फाउंडेशनल स्टेज से 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालयों में की जाएगी, जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावकों के साथ कार्य कर सकें। इसके लिए यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़ी सिविल सोसाइटी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षण और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूल जुड़े हो सकते हैं। जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना हो और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, ताकि छात्र, विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी और उनके माता पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति रुचि न खोएं। और इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के उत्थान प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएं जहां ड्रॉप आउट दरें बहुत अधिक हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के पर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा, ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर शिक्षा के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) और राज्यों के ओपन स्कूल द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, ताकि युवाओं को सीखने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। NIOS अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करेगा: ABC स्तरों की शिक्षा, जो औपचारिक स्कूल शिक्षा की कक्षा 3, 5, 8 के बराबर है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो 10वीं 12वीं के बराबर हैं। व्यापारिक शिक्षा कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम। NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयुक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाएं। दोनों सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहन करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट की क्षमता पर अधिक रहेगा। इनपुट संबंधी विनियमन कुछ क्षेत्रों तक सीमित होंगे, जिनका अध्याय 8 में उल्लेख किया गया है। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा, जिसमें कि सार्वजनिक फिलैंथ्रोपिक साझेदारियां शामिल हैं। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें शामिल हैं स्कूलों में एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग और साक्षरता शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को
शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में प्रौढ़ शिक्षा में सहयोग करना आदि। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त विद्यार्थियों या व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवक, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों और भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो यहाँ तक ये 3 चैप्टर पूरे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पठन पसंद आया होगा और जो शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु 3 हैं उनकी समझ हमारे मन में बनी होगी। इसके आगे के बिंदुओं की चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक मुझे आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। आप चाहते हैं कि दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, नई शिक्षा नीति को जानें, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इसी तरह की वीडियो लगातार मिलती रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।